हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑनर्स हब। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है DSC 11 इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश की एक नोवेल द फ्री रेडियो, जिसको लिखा है सलमान रुश्दी ने। आइए सबसे पहले सलमान रुश्दी के बारे में पढ़ते हैं। सलमान रुश्दी एक इंडियन बॉर्न ब्रिटिश अमेरिकन नोवेलिस्ट है और ये अपने वर्क्स के लिए जाने जाते हैं, जिसके अंदर हमें थीम्स दिखती है आइडेंटिटी की, पॉलिटिक्स की और माइग्रेशन की। ये बॉर्न हुए थे 1947 में मुंबई, इंडिया के अंदर, और फिर ये अमेरिका चले गए थे पढ़ने के लिए। इन्होंने अपनी पढ़ाई की है किंग्स कॉलेज से और इन्होंने राइटिंग शुरू की 1970s से। इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, जैसे कि बुकर प्राइज़ इन्हें मिला है इनके वर्क मिडनाइट्स चिल्ड्रन के लिए, और इन्हें द पेन सॉल बेलो अवार्ड भी मिला है और हंस क्रिश्चियन एंडरसन लिटरेचर अवार्ड भी इन्हें मिला है। इनके वर्क्स के अंदर ज़्यादातर हमें ह्यूमर देखने को मिलता है, आयरनी, इमेजरी देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी चैलेंजिंग है। और ये अभी भी लिखते हैं और ज़्यादातर अपने वर्क्स में ये सोसाइटल नॉर्म्स को चैलेंज करते हैं। अब हम द फ्री रेडियो शुरू करते हैं हमारी कहानी। इसके अंदर सलमान रुश्दी नरेटर है, ये कहानी पूरी सुना रहे हैं। ये कहानी सुनाते हैं रमानी की। रमानी एक यंग और गुड लुकिंग बंदा है जो कि रिक्शा चलाता है। ये रिक्शा इसे अपने फादर से मिली है। इसके फादर पहले रिक्शा चलाते थे, अब ये चलाता है। और इसको जो है एक थीफ की विडो है, वो इसे सिड्यूस करना चाहती है। नरेटर को इनका जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल पसंद नहीं है, वो इसे अप्रूव नहीं करते हैं। नरेटर जो हैं वो चाहते हैं कि रमानी को इस विडो के चंगुल से बाहर निकाल ले, क्योंकि जो नरेटर है वो रमानी के पेरेंट्स को अच्छे से जानते थे और वो नहीं चाहते कि रमानी जो है इन सब चक्करों में पड़े। जो विडो है वो बहुत ही सुंदर है और ये लगभग 10 साल बड़ी होगी रमानी से, और इसके 5 बच्चे भी हैं अपने प्रीवियस मैरिज से। इसका जो पति था पहले, वो अब मर चुका है और वो बस चोरी चकारी करता था, और इसी वजह से उसने कुछ भी पैसा छोड़ के वो नहीं गया अपनी वाइफ के लिए। नरेटर फिर हमें कहानी सुनाते हैं कि कैसे रमानी और थीफ की विडो मिला करते थे। एक दिन रमानी जो है अपनी रिक्शा चला रहा होता है टाउन में, और थीफ की विडो जो है वो बनिया शॉप पे खड़ी होती है। तो नरेटर जो है, नरेटर को ऐसा लगता है कि थीफ की विडो एक प्रोस्टिट्यूट है। थीफ की विडो और उसके जो बच्चे हैं वो रमानी की रिक्शा में आके बैठ जाते हैं। नरेटर ये कहता है कि वो ऐसा इसीलिए करती है क्योंकि वो दिखाना चाहती है कि वो एक रिक्शा राइड अफोर्ड कर सकती है, चाहे उसके बच्चे भूखे ही रह जाएं। नरेटर सोचता है कि जो विडो है वो रमानी को सिड्यूस करना चाहती है। इसके बाद से ही रमानी और जो थीफ की विडो है ये हर जगह देखने को मिलते हैं, साथ में ही रहते हैं हमेशा ये पब्लिक में। नरेटर कहता है कि अच्छी बात है कि रमानी की माँ आज ज़िंदा नहीं है, क्योंकि अगर वो ज़िंदा होती तो उनका सर शर्म से झुक जाता कि उनका बेटा क्या कर रहा है। रमानी फिर अब बुरी संगत में पड़ चुका है, उसने शराब पीना शुरू कर दिया है ईरानी की कैंटीन से, और नरेटर जो है वो रमानी को इन सब से बाहर निकालना चाहता है, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम जाती है। और रमानी के कुछ बेकार से दोस्त भी बन चुके हैं जो कि उसको हमेशा बढ़ाते चढ़ाते रहते हैं, चने के झाड़ पे चढ़ाते रहते हैं कि तुम तो बहुत हैंडसम हो, तुम्हें तो एक फ़िल्म स्टार होना चाहिए। और ये ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि जो रमानी है वो उन्हें दारू पिलाए और कार्ड्स खेलने के लिए पैसे दे। विडो भी, अगर विडो चाहती तो वो रोक सकती थी रमानी को ये सब करने से, लेकिन विडो ने ऐसा नहीं किया। उसने भी यही कहा रमानी को कि तुम बहुत हैंडसम हो, तुम्हें फ़िल्म स्टार होना चाहिए। उसने भी चापलूसी की रमानी की। फिर उसके बाद नरेटर ये कहते हैं कि नरेटर को अभी समझ आ गया था कि कुछ बुरा होने वाला है। अगली बार जब विडो बनिया शॉप पे आती है तो नरेटर ये सोचता है कि अब तो
उसे इस मैटर में घुसना ही पड़ेगा, क्योंकि रमानी के जो पेरेंट्स थे वो कुछ लगते थे नरेटर के, तो वो उनके खातिर जो है इस मैटर में आना चाहते थे। तो नरेटर फिर अपने सोशल स्टेटस का इस्तेमाल करते हुए विडो से बात करते हैं और नरेटर कहते हैं विडो को कि तुम रमानी को देखना बंद कर दो। तो विडो कहती है कि लेट मी टेल यू मिस्टर टीचर साहब, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि रमानी मुझसे पहले से ही शादी करने के लिए पूछ चुका है और मैंने मना कर दिया है कि मुझे अब और बच्चे नहीं चाहिए, तो मैं अब उससे शादी नहीं कर सकती हूँ। सो अपने पूरे वर्ल्ड को ये बता दो ये चीज़, और अपना जो कोबरा जहर है वो भरना बंद करो। सो इस इंसल्ट के बाद, इतनी ज़्यादा बेइज्जती के बाद, नरेटर अब सोचता है कि रमानी के अफेयर्स में वो नहीं पड़ेगा, रमानी जाने और रमानी का काम जाने। इसके बाद रमानी को एक गवर्नमेंट स्कीम के बारे में पता लगा कि नसबंदी कराने के बदले उसे एक ट्रांजिस्टर रेडियो मिल सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। रमानी को भी बहुत शौक़ था रेडियो का, और बाकी लोगों ने भी उससे बहुत बड़ा चढ़ा दिया था कि तुम फिल्म स्टार बन सकते हो। सो उसने नसबंदी करवा ली और वो ऐसा सोचने लगा कि उसका जो रेडियो है वो जल्दी उसके पास आ जाएगा। इसके बाद ही रमानी और विडो ने शादी कर ली आपस में। तो नरेटर एक दिन रमानी से मिला, उसने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों करवाया, क्योंकि इससे तुम्हारी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है, तुम्हारी जो मर्दानगी है वो ख़त्म हो चुकी है। तो रमानी ने रिप्लाई दिया कि नसबंदी ही तो करवाई है, इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, इससे अभी भी वो लव मेकिंग तो कर ही सकता है। और बात रही कि बच्चे ना होने की, तो उसकी जो वाइफ़ है उसको तो और बच्चे चाहिए भी नहीं। सो ये ठीक है जो भी हुआ। तो रमानी बोलता है कि उसका जो रेडियो है वो जल्द ही आने वाला है एज़ अ गिफ्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। नरेटर ये रमानी को नहीं बताता है कि जो रेडियो स्कीम है वो कुछ सालों पहले ही बंद हो चुकी है। इसके बाद जो है वो रमानी और ज़्यादा काम करने लगता है, और रिक्शा जब चलाता है वो टाउन में, तो फिर अपना जो हाथ है वो कान पे रख के हमेशा कुछ ना कुछ गुनगुनाता रहता है। उसको ऐसा लगता है कि उसके पास रेडियो आ चुका है, और वो हमेशा एक अपने पास रेडियो इमेजिन करते रहता है। उसके बाद रमानी बहुत वेट करता है कि गवर्नमेंट की तरफ से रेडियो आएगा आएगा आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो फाइनली उसे रियलाइज़ हो जाता है कि अब उसका रेडियो नहीं आएगा। सो ये रियलाइजेशन के बाद वो नरेटर को एक दिन बताता है कि रमानी ने अपना रिक्शा बेच दिया है और वो अपनी फैमिली के साथ बॉम्बे जा रहा है अपना जो फ़िल्म स्टार बनने का सपना है वो पूरा करने के लिए। उसके कुछ महीनों बाद ही नरेटर को एक लेटर मिलता है रमानी की साइड से, और वो लेटर ऐसा लग रहा होता है कि किसी प्रोफेशनल ने लिखा है, क्योंकि रमानी तो ये लिख नहीं सकता है, क्योंकि रमानी पढ़ा लिखा नहीं है। नरेटर को बहुत सारे लेटर्स मिलते हैं जिसके अंदर रमानी की नई लाइफ की कहानी लिखी रहती है। लेटर के मुताबिक जो रमानी है उसको एक ऑडिशन में वो पास हो गया और उसको एक फ़िल्म मिल गई। फ़िल्म मिलने के बाद उसने बहुत अच्छा काम किया, उसकी फ़िल्म हिट भी गई और उसे काफ़ी पैसे भी मिल गए थे, और उसने वहीं पे एक घर ख़रीद लिया था और वहीं पे वो सेटल हो गया था। नरेटर ये कहते हैं कि जो लेटर है बहुत ही अच्छे है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है, और जब भी वो इस लेटर को देखते हैं तो उन्हें याद आता है कि रमानी के फेस याद आता है जब उसे सच्चाई का पता चला था कि उसका रेडियो अब नहीं आएगा। और वो बोलते हैं कि लेकिन फिर भी उसने रियलिटी को एक्सेप्ट किया और फिर वो आगे बढ़ा, और अब वो एक बहुत बड़ा इंसान बन चुका है, बहुत बड़ा फ़िल्म स्टार बन चुका है। यहीं पे कहानी ख़त्म होती है। अब थीम्स देखते हैं, डिसेप्शन एंड ब्रोकन प्रोमिसेस। तो ये पूरी कहानी इस बात पर रिवॉल्व करती है कि गवर्नमेंट की जो स्कीम थी रेडियो की, उसकी वजह से ही उसने अपनी नसबंदी करवाई, और जैसे जैसे आगे जो कहानी थी वो भी इसकी वजह से ही आगे बढ़ी। नेक्स्ट थीम है पावर एंड मार्जिनलाइजेशन।
सो इसके अंदर भी वही सेम चीज़ है कि गवर्नमेंट जो थी उसने एक्सप्लॉइट किया मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ जैसे कि रमानी के विलेज को। थर्ड है रियलिटी वर्सेस इल्यूजन, कि जो रमानी है वो ऑब्सेस्ड हो गया था अपने इमेजिनरी रेडियो के साथ और वो फ़र्क भूल गया था रियलिटी के बीच में और इल्यूजन के बीच में। बट जब उसे रियलिटी का एहसास हुआ कि उसका रेडियो अब नहीं आएगा, तो वो उस बात को एक्सेप्ट किया उसने और वो फिर बॉम्बे चला गया अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए। और एट लास्ट उसने अपना ड्रीम पूरा भी किया और अब उसकी जो कंडीशन है वो काफ़ी बेटर हो गई है और वो बहुत अच्छी लाइफ जी रहा है बॉम्बे में। सो यहीं पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।